स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे पहले हम एक्सरसाइज 9.4 का एक कंसेप्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखो। उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 में 1 से लेके 14 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये सब डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ओके, सो इस वीडियो में जितने भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, उसे हम फिनिश करेंगे। दैट इज 15 से लेके 23, राइट। और ये मोस्टली आपको थोड़े स्टोरी प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। आसानी से देखते चलो और उन्हें सॉल्व करते चलना। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानते ही हो मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास साइंस स्ट्रीम फैमिली को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो को पढ़ सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी तो आप जानते ही हो मार्क्स तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 15 से। रीड कर लो एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, एक कर्व की क्या चाहिए आपको? इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ कर्व। और वो जो कर्व है ना, पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 0,0 से। ठीक है, एक कर्व है जो 0,0 से पास हो रहा है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पे आपको बेसिकली कहा गया है कि एक कर्व की इक्वेशन निकालो, और वो जो कर्व है ना, वो पर्टिकुलरली पास कर रहा है इस पॉइंट 0,0 से। तो इस पॉइंट को देने का मतलब क्या रहा होगा? क्यों दिया होगा इन लोगों ने ये पॉइंट आपको? आप लोग भी जानते हो, यहां पे जब भी आप सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन मिलता है, राइट। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक अगर आपको पहुंचना है तो यहां पे कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशंस आपको दी जाती है। ओके, और बाउंड्री कंडीशंस मतलब इस तरीके के पॉइंट दे देंगे, या बोल देंगे कि आपका y1 है जब x 0 हो। इस तरीके से जो कंडीशन दी जाती है वो बेसिकली आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सके। तो यहां पे इन पॉइंट्स को देने का मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? GS, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन क्या चाहिए? पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि बहुत पर्टिकुलरली इन लोगों ने बोला है उस कर्व की इक्वेशन हमें बताओ जो पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट 0,0। ठीक है, और हम तुम्हें उस कर्व की क्या दे रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इनने कैसे दी है? देखो, नया तरीका देख लो आप। क्या नया तरीका लिखा है? y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। ओके, अब ये क्या कुछ आपके लिए नया है? इसे जानते हो या नहीं जानते हो? y डैश क्या होता है? ये y डैश बोले, y डबल डैश बोले, y ट्रिपल डैश बोले, आप तो जानते हो क्या है ये। सी, y डैश का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 9.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, कि y डैश बेसिकली क्या है? dy बाई dx है। और ये तो हम अपने डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी पढ़कर आए हैं। y डबल डैश क्या होता है, y ट्रिपल डैश क्या होता है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, मैंने आपको y डैश बता दिया। अब इस क्वेश्चन में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नहीं जानते या नहीं समझ सकते। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल जो भी इस तरीके के पॉइंट ये लोग देते हैं, क्यों देते हैं? कि आपको जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। आप सी निकालते हो अपना, और उस सी को GS में जाके रख देते हो, जिससे वो क्या बन जाता है? PS, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप ये सारी बातें क्लियर है। चीजों को बस पहचान लो, देखते से ना आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, अच्छा इसका काम ये होगा, उसका काम वो होगा, और फिर अपने काम पे लग जाया करो। ठीक, तो सबसे पहले अपन किससे बात करेंगे? ऑफ कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आ जाओ जरा डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करें अपन। हमें गिवन है यहाँ पे y डैश। अब ये y डैश दे या कुछ भी दे, हम जानते हैं y डैश का मतलब dy बाई dx होता है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, ये गिवन है।
ठीक है जी, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? अभी तो एक ही मेथड सिखाया है मैंने आपको, कौन सा? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में और इसे सॉल्व करेंगे। क्या कहता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड? कि x वाले सारे टर्म्स किसको दे दो? dx को दे दो। y वाले सारे टर्म्स किसे दे दो? dy को दे दो। तो यहां पे ये जितनी भी टर्म्स हैं किसके हैं? x के हैं। अब ये अकेले अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं। तो dx को बोलो वहां जाए, आ जाओ, चलो dx को यहां सेंड करते हैं अपन। अब y का कोई टर्म ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेला रखो dy को। सो दिस इज e टू द पावर x, ये रहा आपका sin x और ये रहा आपका dx। एक बार जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, x वाले टर्म्स dx के पास, y वाले टर्म्स dy के पास, फिर क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन किया जाता है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे? दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो dy है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y होगा। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन y। अब इसका इंटीग्रेशन आपको सोचना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? और इसे ना इक्वेशन 1 बना के रख रही हूं मैं, ध्यान से देखना एक एक चीज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। dy है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आगे क्या लिखा है? 1। 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, e टू द पावर x sin x dx, इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? आप कहोगे मैम इंटीग्रल्स चैप्टर ना बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। अच्छा, तो क्या सीखा था आपने इंटीग्रल्स में? कि जब आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं ना, तो एक रूल आता है। कौन सा रूल आता है? जरा रिकॉल तो कराओ मुझे। जब दो फंक्शन इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट में होते हैं तब लगता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। हो गया क्या? अभी नहीं रुकना, इनका जो भी रिजल्ट आएगा ना उसका प्रोडक्ट लेके एक और बार इंटीग्रेट करेंगे। ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। और यहां पे किस फंक्शन को पहला लेना है, किसको दूसरा लेना है, ये बहुत पर्टिकुलर होता है, राइट? तो किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लोगे, ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आपको आइलेट। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं क्या आ रहा है? पहले तो अपने एक्सप्रेशन को देखो, आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और आपके पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है। तो आइलेट में देखो, पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, राइट? तो sin x विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल विल बी योर सेकंड फंक्शन। ठीक है, sin x आपका पहला फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल आपका दूसरा फंक्शन होगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने फिर से रिकॉल कर लिया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है। चलो अब लगा दें, याद है तो, क्योंकि उसी तरीके से ही इंटीग्रेट कर पाओगे। सो वी हैव y इज इक्वल टू, यहां पे आ जाओ, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। रुकना नहीं है, एक और बार करेंगे इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, सो वी हैव y इज इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये लिखा है sin x माइनस इंटीग्रेशन। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। sin x का डेरिवेटिव cos x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। रुक जाए क्या? कैसे रुक जाओगे? अभी एक और बार इंटीग्रेट करोगे, राइट? मैम ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लोग इंटीग्रल्स की फीलिंग दे रहे हैं। कोई बात नहीं, करते रहो इंटीग्रेट। जो सीखा है ना आपने उस पे बिल्कुल भरोसा रखो और जैसा आपका क्वेश्चन आपसे करवा रहा है ना आप करते चलो काम। ओके, तो यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो आप फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे आप यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से लगाना, ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट बना देना, उसके बाद अंदर इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते चलना। ठीक है, देखते चलो। सो वी हैव y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये क्या है? sin x माइनस, हमने बनाया एक ब्रैकेट, अब लगा रहे हैं यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ट्रिग्नोमेट्री पहला फंक्शन, एक्सपोनेंशियल आपका दूसरा फंक्शन। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है, मैं बोलती जा रही हूं और चीजों को सब्स्टिट्यूट कर रही हूं। ओके, सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप ये चीजें विजिबल है ढंग से। फिर देखो y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x। अब यहां पे काम करते चलो आप, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, सो दिस इज e टू द पावर x cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बी प्लस क्या है साइन x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, लेकिन ऐसे कैसे रुक जाए, एक और बार इंटीग्रेट करेंगे। अब ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस बनाया है ना, इसे ओपन कर दो, इसे ओपन कर दो, यहाँ पे अंदर सबके साइन बदल जाएंगे। तो इसे लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, या फिर इधर ही कर देते हैं काम। इसको हटाओ, ये माइनस और ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वहां इंटीग्रेशन का साइन था। ये एक्सप्रेशन पूरी क्लियर है मैम? अब फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगवाओगे क्या? सोचो जरा क्या करें अपन, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम नहीं लगाएंगे। आप इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 को देखो जरा, ये देखना इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx किसके बराबर है? y के बराबर है ना, तो इसकी जगह पे क्या रख दूं मैं? y रख दूं, राइट? चलो काम खत्म, बहुत अच्छी बात है। सो वी हैव y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x, और इस पूरे में हम कोई बाय पार्ट्स फिर से नहीं लगा रहे। इक्वेशन 1 हमने पहले से बना के रखी थी, हमें पता है कभी खत्म होने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट? तो ये पूरे का इंटीग्रल का आंसर क्या है? y के बराबर है, तो यहाँ पे लिखा हमने माइनस y, राइट? इसको ले जाओ वहां पे, क्या बन जाएगा 2y। फिर इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ओके, सो हमारे पास आया y प्लस y, 2y इज इक्वल टू कितना लिखा था? e टू द पावर x कॉमन ले ले, sin x माइनस cos x, e टू द पावर x कॉमन एंड दिस इज sin x माइनस cos x। यहां तक सब ठीक है? और हाँ, प्लस c कौन लगाएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे भी लगा दो प्लस c। इंटीग्रेशन पूरा हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना। जब एक बार पूरा इंटीग्रेट हो जाए, क्या लगाएं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो ये c आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें तो उस कर्व की इक्वेशन चाहिए जो पास करता है फ्रॉम द पॉइंट 0,0। और अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपके सामने जो सोल्यूशन आया है ना, दैट इज जनरल सोल्यूशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो उस कर्व की या फिर उन कर्व की इक्वेशन है जो क्या है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। मतलब ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, लेकिन हमें इस फैमिली में से कौन सा मेंबर चाहिए? वो वाला मेंबर चाहिए जो 0,0 से पास हुआ है, राइट? तो चलो ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, और देख लो जरा क्या आंसर आता है आपका। ओके, सो सिंस अ कर्व पासेस थ्रू 0,0, आप ये लाइन लिखेंगे और यहाँ पे रख देंगे। y 0 है, ठीक है जी। x क्या है आपका? 0, e टू द पावर 0 तो 1 होता है। साइन x, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0, cos 0 1 प्लस c। ओके, तो c कितना आया? इसे घुमा के वहां ले जाओ, c आ रहा है आपका 1। c की वैल्यू रख दो यहाँ पे, आपको पर्टिकुलरली वो कर्व मिल जाएगा जो पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 0,0। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c, वी हैव 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x, यहां लिखेंगे sin x माइनस cos x, और c कितना आया है? प्लस 1। चाहो तो यही रुक जाओ, ये आपका आंसर है, कुछ गलत नहीं है। या फिर क्या करें आप, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बुक में इन लोगों ने आंसर लाने की कोशिश की है, वो काम कर दो, इस प्लस 1 को वहां ले जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रुक जाओगे तो गलत नहीं है आपका आंसर। सो 2y माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x।
तो ये है आपका वो कर्व जो पास कर रहा था फ्रॉम द पॉइंट 0,0। तो सबसे पहले जनरल सोल्यूशन आपके सामने आया। ओके, इस सी को गायब करने के लिए आपका जो कर्व था वो पास कर रहा था फ्रॉम द पॉइंट 0,0, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सी की वैल्यू निकालो, रख दो, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अपने आंसर को बना दो और इस क्वेश्चन को खत्म कर दो। और इस क्वेश्चन पे ना आप लोग ना स्टार भी बना लो, क्योंकि यहाँ पे पता है पेपर में कहाँ कंफ्यूज हो गए आप लोग, यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे कि अब क्या करें, यहाँ पे क्या फिर से लगाएं बाय पार्ट्स, राइट। तो ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता था एग्जाम में। और जिन क्वेश्चंस में से लगता है ना कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बीच में अटक जाओ ना, तो वो क्वेश्चन पे स्टार लगा लिया करो। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के समय उन्हें फिर से देखा जाता है, फिर से एक बार पे नजर पलटाई जाती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा है। ओके चलो, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, राइट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,-1। अब आप बताओ जरा, ये पॉइंट क्यों दिया है इन लोगों ने, प्रिमिटिव नहीं सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। जब भी ऐसा पॉइंट गिवन होता है इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकालना है। ओके, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, आपको उस कर्व का इक्वेशन चाहिए जो पर्टिकुलरली इस पॉइंट से पास हो रही है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सबसे पहले आप निकालेंगे जीएस, कंडीशन की हेल्प लेके आप निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस वो ही पूरा रोड मैप है। शुरू हो जाते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो और कैसे सॉल्व करना है। अभी तक सिर्फ आप लोगों ने एक ही मेथड सीखा है, तो जरा ना ये भी ऑब्जर्व करो कि ऐसा इस इक्वेशन में क्या लिखा है कि हम इसे बहुत ही ज्यादा आसानी से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि देखो सॉल्व करना है, 9.4 का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपने एक ही मेथड सीखा है तो वो ही लगेगा, लेकिन पेपर में कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए ना अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करके रखो पहले से ही, राइट। सो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। एक्स वाई क्या लिखा है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक काम करो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, एक्स वाले टर्म्स dx के पास, y वाले टर्म्स dy के पास। चलो ठीक है, तो यहां पे मैं y वाला टर्म लेके आ रही हूं, तो ये क्या बनेगा, y dy, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां आएगा तो डिवीजन में, y प्लस 2, ठीक है। इस x प्लस 2 को यही फिक्स रख रही हूं, ये dx नीचे है तो ऊपर आएगा, यहां पे x ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। क्या देख लो, मैंने ढंग से वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, सारे y वाले टर्म्स dy के पास एंड ऑल द x वाले टर्म्स dx के पास। ये काम खत्म है अपना, ठीक है। तो चाहो तो आप एक ऐसी हैबिट बना लो कि y वाले टर्म्स आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखें और x वाले टर्म्स आप हमेशा राइट हैंड साइड में रखें। चाहो तो ऐसे भी फिक्स कर सकते हो। अब क्या करें अपन, अब वेरिएबल सेपरेट जब एक बार कर दिया जाता है तो जो दूसरी स्टेप होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे। ओके, अब इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे इसे, y अपॉन y प्लस 2 को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, सोचो जरा और मुझे भी बता देना किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे भी जरा सोचो क्या करेंगे। हमने पूरा इंटीग्रल्स पढ़ा है, तो अचानक से ना देख के आपको क्लिक होना चाहिए कि इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे और इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपका जवाब यही है जो मैं कह रही हूं तो अपने आप को कह सकते हो आप लोग वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे y प्लस 2 लिखा है। याद करो क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस में, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाने की हम कोशिश किया करते थे। y प्लस 2 है नीचे, ऊपर अकेला सिर्फ y है, तो क्या करो, प्लस 2 माइनस 2 कर दो। याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने या तो 7.1 में पढ़े हैं या 7.3 में आपने इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। प्रोबेबली 7.1 के ही टाइप के क्वेश्चंस है ये, एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7। याद आ रहा है, जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने न्यूमरेटर को ना डिनोमिनेटर की तरह बना सके। ओके, सही बात है। और यहाँ लिख लो आप dy इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ पे क्या जैसा आपका न्यूमरेटर है वैसा डिनोमिनेटर बनाओगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। जब न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में आपका एक टर्म है तो हमें तो इसकी याद आती है। किसकी? जरा देखो यहाँ पे, a प्लस बी अपॉन सी की। ये a प्लस बी अपॉन सी को आप कैसे लिखते हैं? a बाई सी प्लस बी बाई सी। याद है? यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे एक टर्म है, तो ये एक टर्म जो है ये इसका भी है और इसका भी है, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, राइट? तो वही बेसिक सी बातें हैं, उन्हीं से आपको पूरा अपने 12th में खेलते रहना है और अपने क्वेश्चंस को खत्म करते चलना है। तो ये x किसका है? ये x इसका भी है, दे दो इसे। ये x आपका 2 का भी है, इसे भी दे दो, ब्रैकेट बना दो और dx लिख दो। यहां तक सारी बातें क्लियर है? ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो आपने +2 -2 किया है तो इससे ये आपका एक टर्म बन गया और ये आपका दूसरा टर्म बन गया, और इसे आप एज अ सी ट्रीट कर लेना, ठीक है? तो ये कैसा दिख रहा है? a माइनस बी अपॉन सी। कैसे लिखते हैं इसको? a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, हाँ या ना? राइट? तो a अपॉन सी करोगे आप तो y+2 डिवाइडेड बाय y+2 -2 अपॉन y+2, राइट? इस फॉर्मेट में आपने इसे भी बना लिया है, तो इसे भी आप इसी तरीके से ब्रेक करके लिख लो। अब ये सारी बातें हम इंटीग्रेशन में ना बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करके आए हैं। तो अगर परेशानी है इंटीग्रेशन में तो सबसे पहले आपको इंटीग्रल्स अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सो दैट डिफरेंशियल ना आप ऐसे मजे में ही खत्म कर दो। ओके, चलो, तो a अपॉन सी मतलब y+2 डिवाइडेड बाय y+2, और यहाँ लिखा हमने dy, राइट? माइनस इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, तो 2 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? y+2, और ये रहा आपका dy। मैंने इंटीग्रेशन के साइन को भी अलग अलग कर दिया, ये अपन कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, ये हम पहले ही जानते हैं, राइट? इज इक्वल टू में x बाय एक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो इधर भी इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो 1 इंटू dx मतलब dx प्लस, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस 2/x dx। अभी अकेला d दिख रहा होगा, आप मान लेना x भी लिखा है मैंने, है ना? dx। चलो ये बातें ठीक है, यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं? y+2 कैंसिल आउट होके 1 दे देगा आपको, तो इसे कैंसिल करते हैं यहां से। ये क्या आया आपका? 1 इंटू dy, राइट? सही बात है, इसको थोड़ा पास में लिख दे। ये क्या बना? -2 अपॉन y+2 dy, ठीक है? इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इज इक्वल टू x बाय एक्स आपका पहले ही कट गया था, ये dx हो गया। ओके, प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 2/x dx। अब जरा इस इक्वेशन को ना ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को जरा अच्छे से देखो और मुझे बताओ क्या आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते? यहाँ लिखे अब एक एक टर्म्स इंटीग्रेट आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी इसमें मुश्किल है नहीं। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या मिलेगा? y मिलेगा। तो मैं इंटीग्रेट करती जा रही हूं, यहां मिला मुझे y। ओके, -2 एज इट इज। 1 अपॉन y+2 का इंटीग्रेशन बताओ, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod y। तो 1 अपॉन y+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod y+2। ओके, सो 2 एज इट इज था, उसे लिखे रहने दिया हमने, log mod y+2। देखो यहां तक कोई परेशानी तो नहीं, दोनों को आसानी से इंटीग्रेट कर लिया। अब बारी है आपकी 1 dx को इंटीग्रेट करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? x आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हो, तो इसका इंटीग्रेशन x आया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताओ, 2/x का इंटीग्रेशन ये होगा 2 log mod x एंड डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखो आप लोग, स्टार्टिंग में आपको खुद लग रहा होगा इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्योंकि आप लोग इंटीग्रल्स जानते हो बहुत अच्छे से, अगर यहाँ पे आपका ऐसा दिमाग चल गया था ना कि +2 -2 करेंगे और यहाँ ऐसे सेपरेट कर देंगे, तो आप लोग बहुत सही कर रहे हो अपने क्वेश्चंस को, आप डेफिनेटली अपने आप को गुड कह सकते हैं, वेरी गुड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये काम किया, सेपरेट हमने किया और ये इंटीग्रेशन हमारे सामने है। लेकिन हमें कैसा सोल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन में? ये तो जनरल सोल्यूशन आया है, क्वेश्चन वालों ने कहा था हमें वो सोल्यूशन दो उस कर्व का जो पर्टिकुलरली पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 1, -1। तो कौन सी बड़ी बात है, आपके पास एक बार जनरल सोल्यूशन आ गया ना, आपका आधा काम हो चुका है। इस जनरल सोल्यूशन में 1, -1 को सब्स्टिट्यूट करें, c की वैल्यू निकालें
और दोबारा यही आ जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, इस जनरल सोल्यूशन को नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं अपन। y माइनस 2 लॉग मॉड y प्लस 2, जैसा लिखा है ना कॉपी कर लो इसको। y माइनस 2 लॉग, क्या लिखा था, y प्लस 2, ठीक, इज इक्वल टू x प्लस 2 लॉग मॉड x, इज इक्वल टू x प्लस 2 लॉग मॉड x एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया था, चेक कर लो एक बार बहुत अच्छे से, सब सही लिखा है। अब ये जो कर्व आपको चाहिए ना, वो कहां से पास कर रहा है, 1, -1 से। अब कोऑर्डिनेट से तो आप 9th क्लास से खेलते आ रहे हो, आपको पता है पहला वाला क्या होता है, x का पॉइंट होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y का पॉइंट होता है। तो चलो आओ सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, देखते चलना आप। ठीक है, किसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 1, -1 को, तभी मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। y क्या है मेरा, -1 रखो, -1 -2 लॉग y क्या है, -1, ठीक है, y की जगह पे रख दो। x क्या है अपना 1, x क्या है अपना 1 प्लस c, log 1 क्या होता है 0, -1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये और ये तो 0 हो जाएंगे, अपने आप ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, -1 और ये घूम के यहाँ पे आया -1 इज इक्वल टू c, यानी कि आपका जो c की वैल्यू आ रही है दैट इज -2। यहां तक कोई परेशानी है क्या, c की वैल्यू कैसे आ गई -2, c मैंने 1, -1 को सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे y की जगह पे -1, -1 प्लस 2 प्लस 1, log 1 क्या होता है 0, यहाँ पे x की जगह पे 1, तो ये दोनों तो अपने आप शांति से चले गए, राइट। इसको यहाँ लेके आए तो -1, -2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब आप अपने जनरल सोल्यूशन में जाइए, मतलब यहाँ पे c की वैल्यू रख दीजिए और आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, आपको मिल जाएगा वो कर्व जो पास कर रहा था पॉइंट 1, -1 से। ठीक है, चलो आ जाओ, रख देते हैं अपन वैल्यूज को। सो फाइनल आंसर इज y माइनस 2 लॉग मॉड y प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू x प्लस 2 लॉग मॉड x। c कितना आया आपका, c आया -2। अब आप कहोगे मैम बुक में तो ऐसा आंसर दूर दूर तक नहीं है। सुनो, अगर आप ये भी लिख के आओगे ना, गलत नहीं है, लेकिन अगर एकदम बुक जैसा आंसर लाना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो एक काम करो, जितने भी आपके पास इस एक्सप्रेशन में टर्म्स है विदाउट लॉग वाले, उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, और जो लॉग वाले टर्म्स है उन्हें राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलना आप लोग, क्या आ रहा है, y माइनस x प्लस 2, ठीक, 2 लॉग मॉड x, बिल्कुल ठीक। ये भी घूम के जब यहां आएगा, सो दिस विल बी +2 लॉग मॉड y प्लस 2। जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, कोई परेशानी तो नहीं है। जितने भी विदाउट लॉग वाले टर्म्स थे उन्हें मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गई, ओके। सो ये गया -x, -2 था, ये +2 हो गया। जितने भी लॉग वाले टर्म्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड में मैंने रखा, ओके। सो दिस इज 2 लॉग मॉड x, ये घूम के यहाँ पे आया तो 2 लॉग मॉड y प्लस 2। मैम अभी भी बुक जैसा आंसर नहीं आया, अरे आएगा, 2 मिनट सुनो तो सही आप लोग। एक प्रॉपर्टी जानते हो लॉग की, एक नहीं 2 प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी आपको। पहली प्रॉपर्टी लॉग की कि 2 लॉग y 2 लॉग, मैम जनरल वे में बताओ, अच्छा ठीक है, m log n क्या होता है, m log n की पावर m होता है, सही बात है। तो m log n कैसे लिख दूं, log mod x की पावर 2। अब मॉड लगाने का कोई मतलब है क्या, सुनो तो सही, क्या हुआ यहाँ पे, log mod x 2, इस तरीके से चेंज होगा ये इस प्रॉपर्टी का यूज करने पे। अब मॉड क्यों लगाते हैं कि टर्म पॉजिटिव है, राइट। अब स्क्वायर लग गया है तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, तो मॉड हटा दो, log x स्क्वायर लिख दो। आई होप ये छोटी छोटी सी बातें क्लियर होती जा रही है। ठीक है, मॉड क्यों चला गया, क्योंकि ये जब 2 आपका ऊपर आया तो मॉड x का स्क्वायर, और किसी भी चीज का स्क्वायर आप दुनिया में करो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी, तो इसीलिए आप अपने मॉड को हटा सकते हो, राइट। चलो, वैसे तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ठीक है, चलो रिकॉल कर लिया एक बार, क्या जा रहा है, ओके। तो यहां पे मैं इस प्रॉपर्टी को लगा रही हूं और यहां पे भी मैं इसी प्रॉपर्टी को लगा रही हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, log y प्लस 2 का स्क्वायर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ओके। ये m log n, तो log n की पावर m, ओके। चलो आओ प्रॉपर्टी लगाएं अपन।
सो हमें क्या मिल रहा है अभी, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते चलना, log x स्क्वेयर, ओके, प्लस log y प्लस 2 का स्क्वेयर। ये बातें सही है, मजे आ रही है? चलो ठीक है, एक और लॉग की प्रॉपर्टी सुनो। मैम अभी भी बुक जैसा आंसर नहीं आया, 2 सेकंड आएगा। यहां तक सब ठीक। अब सुनो, आप लोग ना लॉग की एक प्रॉपर्टी और जानते हो, और जितनी मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ ना, वो 12th बोर्ड के लिए तो सफिशिएंट है, राइट? सो log m प्लस log n क्या होता है? log m प्लस log n, log mn, log mn। और यहां हम जितने भी लॉग की बात कर रहे हैं ना, उनका बेस e है, राइट? ये भी याद रखना। सो log m प्लस log n क्या है? log mn। log m प्लस log n क्या होगा? log mn। ठीक है, चलो अब आ जाएगा आपका आंसर, देखना। अब भी नहीं आएगा तो अपन तो यही रुक जाएंगे, राइट? देखो, सो y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू log m प्लस log n क्या होता है? log mn। m क्या है? x स्क्वेयर, n क्या है? y प्लस 2 का स्क्वायर। इतना काफी है, यहां तक रुक जाओ। बुक जैसा आंसर आ गया तो खुश हो जाओ, अदरवाइज ये भी आपका कुछ गलत नहीं है, राइट? सो आई होप क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हैं, समझते जा रहे हो आप लोग। अब तो आपको स्टोरी प्रॉब्लम से भी डर नहीं लगेगा, क्या बोल रहे हैं सब कुछ गिवन ही होता है। जो पॉइंट होता है दैट इज बेसिकली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये पॉइंट गिवन होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को बस आप स्टडी करते चलो और अपने इंटीग्रल्स को बहुत स्ट्रांग बना लो, तो आपके पास अभी भी मौका है। चैप्टर 9 तक ना, आप जब तक अपना चैप्टर 9 कंप्लीट करोगे तब तक आप अपने इंटीग्रल्स को भी रिवाइज कर सकते हो, तो आपके 3 चैप्टर तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप इसे नोट डाउन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। आपको उस कर्व की इक्वेशन चाहिए जो पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट 0, -2। जल्दी से सोचो और जरा मुझे बताओ ये पॉइंट क्यों दिया है इन लोगों ने। ये पॉइंट आपको क्यों दिया गया है? सो दैट आप अपने जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सके। ये बात क्लियर है ना? मतलब बेसिकली सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये पॉइंट हमें दिया है। ओके जी, यहां तक समझ गए? फिर क्या है? Given that at any point x, y on the curve, कोई भी कर्व होगा हमें नहीं पता, उस कर्व पे कोई पॉइंट लिया है x, y, राइट? द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, चलो मान लो कोई कर्व है, उस पे कोई पॉइंट है आपका x, y, ठीक है? अब अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, ये इस तरीके से बना लो। चलो, एक पॉइंट पे टच कर रहा है और वो पॉइंट है आपकी x, y। सो इस कर्व पे जो पॉइंट है x, y, वहां से जो टेंजेंट गई है, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, मतलब यहां पे जो टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट का मतलब क्या है? dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx। ये हम AOD में पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज dy by dx, और अकेला नहीं लेना है इसको, कैसे लेना है? प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ? y कोऑर्डिनेट के साथ। तो यहां पे आपका y मल्टीप्लाई होगा, ओके, इज इक्वल टू बना दो, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x। तो ये बनी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर समझाऊंगी, देखते चलो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को रीड किया, इन लोगों ने कहा था इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 आप हमें बता दो। तो हमें ये तो पढ़ के पता चल गया कि इस पॉइंट का ना जो यूज होगा वो लास्ट में होगा, जब आप अपने जनरल सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे सी की वैल्यू निकालने के लिए। बेसिकली हमें ये पॉइंट गिवन है, राइट? फिर इनने क्या बोला? गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस कर्व पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है? x कोऑर्डिनेट के बराबर है, राइट? बस काम खत्म, ठीक है? इतना सा काम था, बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने यहां देखा, अच्छे से लिख लो पूरा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y dy by dx, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपकी dy by dx होती है, ओके, इनटू y किया, इज इक्वल टू क्या? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब इज इक्वल टू x।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। चाहो तो एक बार फिर से रीड कर लो, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट बराबर है x कोऑर्डिनेट से। डन। पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है 0,-2। इससे जो है आपका जो कर्व पास हो रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको देख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है तो अब आपको उसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल्स को चलो आओ सेपरेट करते हैं अपन। सो y वाले टर्म्स dy के साथ, ओके, और x के पास किससे सेंड करेंगे आप लोग, dx को सेंड कर देंगे। y dy साथ में, dx गया आपका वहां पे। वेरिएबल्स हो चुके हैं बहुत अच्छे से सेपरेट, y dy के पास है, x आपका dx के पास है। अब करो इंटीग्रेशन, अब करें आप लोग इंटीग्रेशन। ओके, सो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत आसान है, बस आप समझ जाओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है और इस पॉइंट का क्या मतलब है, फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ओके, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसी बात पे। तो y का इंटीग्रेशन y²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, एंड ऑफ कोर्स कौन आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, दैट इज c। अब एक काम करो, ये क्या आ गया है, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो उस कर्व की इक्वेशन चाहिए जो पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट 0,-2। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए इस पॉइंट को और c की वैल्यू निकाल लो। ओके, तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0,-2 को। x आपका 0 है, y - 2 है, रख दो वहां पे। सो दिस इज -2 का स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, राइट। तो c कितना आ रहा है, c आ रहा है आप लोगों के पास 2। c की वैल्यू 2 यहां रख दो और आपको मिल जाएगा स्पेसिफिकली वो कर्व जो पास कर रहा था इस पॉइंट से। आओ जरा सब्स्टिट्यूट करें अपन। ओके, सो y²/2 इज इक्वल टू x²/2 प्लस 2। यहां तक सब ठीक। अब क्या करें, चाहो तो यही रुक जाओ, ये आंसर भी आपका गलत नहीं है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करो, बुक जैसा आंसर मिल जाएगा। एक काम करो, 2 एलसीएम ले लो यहाँ पे, ठीक है, या फिर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो ये बनेगा y² इक्वल टू x² प्लस 4। यहां तक ठीक है। या फिर एक और काम करो, y² माइनस x² माइनस 4 इक्वल टू 0। या फिर क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस y² प्लस 4 इक्वल टू 0। कहीं पे भी रुक जाओ, आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां भी रुकते तो भी गलत नहीं है, थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम ले लिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, चीजों को यहां वहां कर दिया, वो भी सही है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, क्वेश्चन आपका बहुत आसान था, माइनस से मल्टीप्लाई किया, सब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्या किया हमने, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कर्व था उस कर्व पे एक पॉइंट है x, y, वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है, उसका प्रोडक्ट लेना है y कोऑर्डिनेट के साथ, और वो बराबर है x पॉइंट से। ठीक है, फिर सॉल्व कर दिया, काम खत्म, राइट। चलो क्वेश्चन 18 रीड कर लो। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3। रीड करो, उसके बाद अपन डिकोड करेंगे करना क्या है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। अब सुनो, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को डिकोड करो, बहुत आसान है, सब आपको पता है, राइट। सुनो यहाँ पे, मैम यहाँ तो 2 पॉइंट दिए, तो c की वैल्यू किससे फाइंड करेंगे। अब इतना भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है आप लोगों को, थोड़ा सा रीड कर लिया करो। क्वेश्चन में देखो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो जरा आप, आपको उस कर्व की इक्वेशन चाहिए जो किससे पास कर रहा है, -2, 1 से। तो ये जो -2, 1 वाला पॉइंट है, बेसिकली इससे आप अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, इससे आप अपनी c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इन्हें स्पेसिफिकली बोला है कि उस कर्व की इक्वेशन बता दो जो पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट -2, 1, राइट।
तो इससे तो आपको c की वैल्यू मिलेगी, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन इससे आएगा। तो अभी फिलहाल इससे आपको कोई बात नहीं करनी, इससे बात आप एकदम लास्ट में करते हो जब आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन होता है। लेकिन जनरल सोल्यूशन तो हम तब बताएंगे ना जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो। डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? आ जाओ सुनो। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, मान लो कोई कर्व है, उसका कोई पॉइंट है x, y, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसकी बात की है? कर्व की बात की है। तो कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व बताओ जरा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व बहुत बार आप डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व इज dy by dx। सही बात है, ओके। इस पॉइंट से टेंजेंट गई है तो उसकी स्लोप क्या होगी? dy by dx। आगे सुनो, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व ये जो है ये क्या है? ट्वाइस है। इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। अच्छा, कोई लाइन सेगमेंट है उसकी स्लोप से, मान लो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या है? m1, ओके। तो इट इज ट्वाइस द लाइन सेगमेंट का स्लोप, राइट। मैम ये आएगा कैसे? लाइन सेगमेंट की स्लोप कैसे मिलेगी? तो पहले तो ये पता करो ये लाइन सेगमेंट के ये 2 पॉइंट्स कौन है। फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, एक कर्व इमेजिन करो, वहां कोई पॉइंट है, चलो अच्छे से इमेजिन करते हैं। मान लो ये कर्व है, यहाँ कोई पॉइंट था x, y, ओके। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस कर्व की जो स्लोप है वो क्या है? इज twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3। तो ये x, y पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और दूसरा पॉइंट कौन है? -4, -3। तो ये लाइन सेगमेंट है, इसकी स्लोप मान लो m1 है, इस कर्व की स्लोप मान लो क्या है? m2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया है आपको, कुछ हल्का हल्का सा फील हुआ इस क्वेश्चन में? कुछ हल्की हल्की सी बातें समझ में आई क्या? एक बार फिर से इस क्वेश्चन का ना टुकड़े में समझते हैं अपन कि क्या क्या गिवन है, कैसी कैसी चीजें दी हैं, अगर कोई लाइन सेगमेंट होती है तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं। पहले जरा इन बातों पे डिस्कशन करते हैं और फिर हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनते चलो, रटना नहीं है, अपन को समझना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन में। देखो जब भी ना कोई लाइन सेगमेंट आपको गिवन होती है, मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, सुन लो, हो सकता है आप भूल गए हो, आपने वैसे 11th क्लास में इन्हें देखा है, ओके। मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, ये रही लाइन सेगमेंट, इसका पॉइंट है x1, y1, इसका पॉइंट है x2, y2। मुझे चाहिए इसकी स्लोप मान लो m1। तो कैसे मिलती है? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लाइन सेगमेंट में, जब 2 पॉइंट्स आपके पास होते हैं तो उसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। बताओ तो सही क्या होता है, सोचो, याद आया? m1 इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इससे आप स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं। जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, उसकी स्लोप निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब अगर किसी कर्व की बात कर रहे हैं, किसी कर्व की आपसे बात कर रहे हैं, तो उसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है दैट इज dy by dx। और हमेशा मान लो कोई कर्व है तो उसके एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर इसके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें छोटी छोटी सी हैं, ये क्लियर है, ओके। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, ठीक है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसकी बात की है? कर्व की। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, इज ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है? इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ओके। इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट को कौन कौन ज्वाइन कर रहा है? लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले 2 पॉइंट होने चाहिए, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका, ओके। जो लाइन सेगमेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर रहा है, मतलब x, y उसका एक पॉइंट है,
टू द पॉइंट क्या -4, -3। तो लाइन सेगमेंट जो है आपके पास उसके दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो ये कर्व वाला पॉइंट है, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्व का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x, y, और वहां से लेके कहां तक जा रही है ये लाइन? ये जा रही है आप लोगों की -4, -3 तक। ये बातें क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना दी बातों ही बातों में। देखो dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m1। m1 क्या है? m1 आपकी वो स्लोप है जो इन दोनों पॉइंट से मिलके बनी है, राइट? फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो आप एक काम करो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने, बस m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बहुत अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, फिर सॉल्व कर देना। ठीक, आई होप ये सारी बातें क्लियर है। एक एक बात यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और अपनी m1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं हटा सकती हूँ, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं समझने में, राइट? ओके, सो m1 कितना मिल रहा है आप लोगों को? m1 डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्लियर है, राइट? तो आप लिख देना यहाँ पे, लेट द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऐसा लिख दो, लेट द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट इज क्या? इज m1। ओके, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन रही है? dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m1। m1 कैसे निकालोगे? m1 के लिए फॉर्मूला है ये वाला, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 इसे ले लो, ये x1, सॉरी ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। तो y2 - y1 तो -3 - y, राइट? क्या आएगा ये? -3 - y डिवाइडेड बाय x2 - x1 -4 - x। ओके, सो -4 - x। अब इतने सारे माइनस कहाँ अच्छे लग रहे हैं? कॉमन ले लो, कैंसिल आउट करो, प्लस बना दो। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लिया, ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया, ये बन गया प्लस, यहां से भी माइनस के साइन को कॉमन लिया, ये बन गया प्लस, माइनस से माइनस आपका चला गया। ठीक है, तो ये आपकी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट हो चुकी है, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पे। इसे हटा सकती हूँ, ये याद था आप लोगों को? याद नहीं था तो अब याद रख लेना इसको। ठीक है, अब सुनो, सब्स्टिट्यूट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी अच्छी खासी बना लो। सो वी हैव dy/dx इज इक्वल टू 2 m1। m1 क्या है आपका? लिख लो यहाँ पे 3 + y, ओके, डिवाइडेड बाय 4 + x। सब ठीक है यहाँ तक? कोई परेशानी तो नहीं? ये क्या था? ये था आपका 4 और ये ब्रैकेट। अब क्या करें? डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, आपने एक एक चीज जो भी खतरनाक थी इस क्वेश्चन में वो समझ लिया है। अब बस आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। तो y वाले टर्म से एक तरफ, x वाले टर्म से एक तरफ। ठीक है जी, आ जाओ। सो y वाले टर्म को यहाँ लेके आ जाओ, dy अपॉन क्या लिखा है वो? y + 3। ठीक है, ये पूरा फंक्शन ऑफ y होगा, y के साथ कांस्टेंट है तो वो फंक्शन ऑफ y की तरह ही ट्रीट होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऊपर था तो इज इक्वल टू किस साइड आएगा? तो नीचे जाएगा। dx को वहां सेंड करो, सो 2 dx अपॉन क्या लिखा है? x + 4। यहां तक भी सब ठीक है, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, ये यहाँ पे गया, ये आपका यहाँ पे गया। ओके, अब क्या करें? एक बार जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। तो दोनों साइड आप यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन को बना दो, थोड़ा अच्छा बनाना इंटीग्रेशन। बताना जरा, इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है क्या? इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग? बताओ जरा। 1/y का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod y, log mod x। और जब तक आपके एक्सप्रेशन लीनियर होते हैं ना इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम होती है ना आपको प्रॉब्लम होती है। तो 1/y + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/y + 3 का इंटीग्रेशन होगा log mod y + 3। सही बात? ओके जी, इज इक्वल टू 2/x + 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ खास नहीं होगा, 2 log mod x + 4, राइट? अब क्या करें? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। देखो ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो क्यों ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम लॉग में बना दें, उसने क्या बिगाड़ा है? ठीक है, चलो log c लिख दिया। ये आ गया क्या? ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन, राइट? लेकिन हमें इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि आप तो हमें उस कर्व की इक्वेशन बताओ जो पर्टिकुलरली पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट -2, 1 से।
तो ठीक है बता देंगे। जनरल सोल्यूशन जब बता दिया है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कौन सी नई कहानी है। कुछ मत करो, एक्स एंड वाई की जगह पे बस वो पॉइंट्स को आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। लेकिन उससे पहले हम अपने इस जनरल सोल्यूशन को थोड़ा और सुंदर बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं अपने जनरल सोल्यूशन को। सो हमारे पास आया था log mod y प्लस 3 ओके इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 log mod x प्लस 4, 2 log mod x प्लस 4 ओके जी। फिर क्या लिखा है प्लस log c। ये आपका क्या है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अब सुनो, अब एक काम करो, यहाँ पे ना m log n की प्रॉपर्टी लगाओ। m log n की प्रॉपर्टी आप लोगों से क्या कहती है बताओ जरा, फिर से रिकॉल करो जल्दी से। m log n कहता है कि log n की पावर m बन जाओ। ठीक है, ये m आपका ऊपर हो जाएगा, तो ये m log n, तो ये log mod x प्लस 4 की पावर 2। किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो वो जिंदगी में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉड बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इस मॉड को हटाएंगे और अपने एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा सुनो, जब इस तरीके से आपकी एक्सप्रेशन कंटिन्यू रहती है ना और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का साइन बना लिया करो। कॉपी सुंदर दिखती है और अच्छा लगता है ये। यहाँ इज इक्वल टू मत बनाना, ओके, दिस इम्प्लाइज बनाना। दिस इम्प्लाइज log mod y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 2 गया ऊपर तो log क्या बना x प्लस 4 की पावर 2 बन गया, राइट। एंड दिस इज प्लस log c। अच्छा, अब जरा एक और log की प्रॉपर्टी याद आ रही है, आपको याद आ रही है क्या, देखो जरा, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है, यहाँ पे मैथ्स में अगर log की बात करें ना तो बेस e ही होता है। ठीक है, नहीं लिखे तो समझ जाइएगा। सो log m प्लस log n क्या होता है, ये होता है आपका log m n। ओके, तो log m प्लस log n क्या लिखूं, log m n। आ जाओ चलो लिख देते हैं इसको। सो अभी तक हमारे पास आया है log mod y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, log x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये रहा c। अब आपको बहुत बार बता चुकी हूं, अगर आपके एक्सप्रेशन में दोनों साइड log है ना तो आप उसे हटा सकते हो, लेकिन अपनी कॉपी में ना इस तरीके से कैंसिल मत करना, वो गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप कैंसिल का साइन ना बनाए। अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो कुछ मत कहो, सिंपल log हटा के जो टर्म्स लिखे हैं उन्हें लिख दो, और अगर कुछ लिखना ही चाहते हो तो लिख दो टेकिंग एंटी लॉग बोथ द साइड। ठीक है, लेकिन मन में इसे याद रखो कि अगर एक्सप्रेशन में दोनों तरफ लॉग है तो वो चले जाते हैं, लेकिन कॉपी में उसे कट करके मत दिखाना। ठीक है, वरना वो गलत हो जाएगा। सो वी हैव क्या, हमारे पास है मॉड y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे c लिख दें पहले, c, और ये 4 है, 9 मत पढ़ना उसे, x प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमने लॉग की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर लिया है। अब क्या किया जाए, सुनो जरा, इधर ना इक्वेशन स्टार बनाओ। ये तो आपके पास जनरल सोल्यूशन है, राइट, हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए उन लोगों ने आपसे कहा था कि जो कर्व है ना वो कहाँ से पास कर रहा है, -2, 1 से पास कर रहा है। तो एक काम करो जरा, -2, 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। पॉइंट क्या है, -2, 1 मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और c की वैल्यू निकाल रही हूँ। ओके, सो -2, 1 मतलब y क्या है आपका 1, सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू c। x क्या है -2, तो -2 प्लस 4 इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये 4। अब देखो 1 प्लस 3 4 होता है, पॉजिटिव 4 ही है, मॉड लगाने का क्या मतलब है, तो 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, -2 प्लस 4 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4c। 4 से 4 गया तो c कितना आया, c आया आपके पास 1। इस इक्वेशन स्टार में मैं c की जगह पे क्या रख दूं, 1 रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वही तो आया है, और क्या रखोगे आप लोग, सही बात। तो देखो आंसर कितना आ रहा है फिर, तो आपका जो इक्वेशन ऑफ कर्व आ रही है जो -2, 1 से पास कर रही थी, दैट इज मॉड y प्लस 3 इज इक्वल टू c आया है 1, तो 1 को क्या ही लिखूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ठीक, अब सुनो एक और बात सुन लो, यहाँ पे जो आपको बुक में आंसर गिवन होगा ना
वो मॉड नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल y+3 लिखा होगा इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर लिखा होगा। तो मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, उसको भी सुन लो आप, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो आंसर इस तरीके से आया है, थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो जरा ये भी सुन लो आप। जब मॉड हटता है ना तो क्या आता है, जब आप मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है, इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना वो 2 है, या तो y+3 इज इक्वल टू x+4 का स्क्वायर भी इसका आंसर है, और y+3 इज इक्वल टू -x+4 ये भी इसका आंसर हो सकता है, राइट। इसका मतलब तो यही है ना, प्लस माइनस का। देखो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, ओके। अब आपको एकदम बुक जैसा आंसर चाहिए तो मैं आपको वही बता रही हूँ। यहाँ पे एक बार पॉजिटिव में लिखिए, एक बार नेगेटिव में लिखो, लेकिन बुक में आंसर सिर्फ ये गिवन है, नेगेटिव वाला गिवन नहीं है। तो मैम कैसे पता चलेगा हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसमें से कौन सा आंसर हमें पिक करना है? तो सुनो क्या करना, आपके पास ये 2 कंडीशंस आ गई ना, यहाँ पे आप अपने उस पॉइंट को डाल के देख लो जो आपको गिवन था -2, 1। जिसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा उस आंसर को आप मत लेना, ठीक है। जब आप अपने रेफरेंस के लिए आर डी शर्मा बुक को देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। और आपको पता ही है कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर से, वो आप लोगों को ऑलरेडी सर सॉल्व करवा रहे हैं आर डी शर्मा से। तो आप उस बुक को भी रेफर करें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन वहां मिल जाएगा, ठीक। तो उधर भी उन वीडियोज को अच्छे से फॉलो करो, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। अब आप यहाँ आ जाइए, तो हम एक बार -2, 1 को ना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं कि कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलो आओ चेक करते हैं। y क्या है 1, 1 + 3 मतलब 4, x क्या है -2, -2 + 4 2, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 100% ये तो आंसर है और बुक में भी यही गिवन है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, राइट। आ जाओ, y क्या है 1, 1 + 3 कितना है 4 इज इक्वल टू -x+4, x कितना है -2, -2 + 4 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है 4 इज इक्वल टू -4, और ये कब से होने लगा, ये तो गलत बात है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला आंसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ये आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। तो जिस तरीके से अपन जितने भी रूल्स को फॉलो करते आ रहे थे, जैसे जब इंटीग्रेशन करते हैं 1/y का तो मॉड आता है, तो हमने बनाया मॉड को, और फिर अपने जैसा बुक में आंसर है तो उसकी भी आपको मैंने एक प्रूफ दे दी है कि किस तरीके से आप चेक करके बता सकते हो कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है, y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर। मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, नेगेटिव वाला आंसर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना, पॉइंट को डालो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो क्यों ही लोगे उसको, तो किसे लिया, जिसमें आपका पॉइंट सेटिस्फाई हो गया था। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, राइट। पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला है आपको इस क्वेश्चन में। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ अ बलून आफ्टर t सेकेंड। सब कुछ ऊपर से गया, मुझे पता है। आओ जरा धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और ये क्या है, ये 3 सेकेंड, 6 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, ये सारी चीजें क्या है, इन पे डिस्कशन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेकिन इजी है, टेंशन मत लो। आ जाओ, किसकी बात की है इन्हें, वॉल्यूम की बात की है। पहले कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम की बात की है, किसके वॉल्यूम की, स्फेरिकल बैलून की। अच्छा जी, अब यहां पे क्या हो रहा है, जो बलून है ना, जब आप उसे इन्फ्लेट कर रहे हो तो क्या कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। पहले छोटा था, फिर थोड़ा और इन्फ्लेट किया तो बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। इस तरीके से जो बैलून है ना वो आपका बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया इन्फ्लेट करना तो थोड़ा सा छोटा था, फिर कुछ समय बाद थोड़ा बड़ा हुआ, तो वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ये बात मान रहे हो, ओके जी। फिर बस, फिर तो कोई कहानी नहीं है। फिर बाकी जो इस सेकेंड लाइन में लिखा है ना कि इफ इनिशियली उसकी रेडियस इतनी थी, 3 सेकेंड बाद इतनी हो गई, तो t सेकेंड के बाद कितनी होगी, तो
तो ये सब कुछ तो आपके बाउंड्री कंडीशंस है, वो मैं आपको भी बता दूंगी तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला काम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। और डिफरेंशियल इक्वेशन पता है आपको, सिर्फ ये स्टार्टिंग की लाइन बता रही है, इस स्टार्टिंग की लाइन से आप अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार कर लोगे। अब देखो, बैलून है, स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल बैलून है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है पहले तो ये बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक कोई परेशानी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद है? ओके जी। The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate। अब ये चेंज कर रहा है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज जब भी आता था तो हम क्या लिखते थे, d/dx या d/dy या d/dt, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो बैलून का जो वॉल्यूम है ना, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो आप कहोगे क्या कि dv/dt, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, तो किसके बराबर है, k के बराबर है। और यहाँ पे ये k क्या है, यहाँ पे ये k है आपका कांस्टेंट, और ये बन गया आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से सुन लो बहुत प्यार से, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो वॉल्यूम चेंज हो रही है। अब चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा वॉल्यूम, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन में पूरी टाइम की बात की गई है। सो dv/dt इज इक्वल टू k। ओके, dv/dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग, k लिखेंगे। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इनने बोला है कि वॉल्यूम का जो रेट है ना चेंज होने का, वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, तो इज इक्वल टू k लिख दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है? ओके, अब सुनो, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रख दे अपन, v की वैल्यू रख दो, क्या है, सो दिस इज d/dt इज इक्वल टू v कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, इज इक्वल टू k, और ये k तो कांस्टेंट है। इसके बाद ना इन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन तो तैयार हो गई, इसके बाद इन्हें कुछ कहानी कही है, उस कहानी को सुन लो जरा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे एक डिब्बा बना लो आप, एक बॉक्स बना लो अच्छे तरीके से। इनिशियली बैलून की रेडियस क्या है, 3 यूनिट्स, मतलब जब आपने स्टार्ट लिया बैलून को लिया, ठीक है, इन्फ्लेट करना, उस समय पे उसकी रेडियस कितनी थी, 3 यूनिट्स। मतलब इनिशियली बोला है, मतलब जब टाइम आपका 0 था तब रेडियस कितनी थी बैलून की, 3 थी। यहाँ तक सब ठीक है, इनिशियली बोल दिया ना, तो t0 लेंगे आप। उसके बाद 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, तो मतलब क्या, जब टाइम आपका 3 सेकेंड हो गया तब उस बैलून की रेडियस कितनी देखी आप लोगों ने, 6 यूनिट्स। ये रहा, यहाँ पे लिख लो 6, राइट। इसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून। आपको बैलून की रेडियस बतानी है, कब, आफ्टर t सेकेंड। तो t सेकेंड के बाद इस बैलून की क्या रेडियस होगी ये बताना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बाउंड्री कंडीशंस हो गई। इन कंडीशंस के थ्रू आप अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। ये टेबल बनाना सीख गए। इनिशियली का मतलब क्या है कि टाइम 0 था, जब टाइम 0 था उस समय पे रेडियस 3 यूनिट था, जब 3 सेकेंड के बाद आए तो 6 यूनिट का हो गया। फिर ये लोग पूछ रहे हैं आप लोगों से कि जब t सेकेंड्स हो गए तब क्या रेडियस होगी। तो ये सारी कहानी है, राइट। इस पे तो हम लेकिन तब आएंगे जब हम अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब आपका जो पहला फोकस है वो है जनरल सोल्यूशन निकालना, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आओ जरा इसके सोल्यूशन पे बात करें अपन। देखो 4/3 एंड पाई तो कांस्टेंट है, तो इन्हें तो आप क्या ही डिफरेंशिएट करोगे, ये बाहर आ गया। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r², और उसके बाद r का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dr/dt। और खुशी खुशी में ना यहाँ 0 मत लिख देना, पूछो क्यों। आप लोग सिर्फ इतने हिस्से को डिफरेंशिएट कर रहे हो, इस k को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो। k आपका k ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, ऐसा भी हो जाता है, राइट। आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो। k कांस्टेंट है, उसे डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे, तो 0 क्यों लिखोगे, राइट। चलो अब देखो, यहां तक ये कुछ समझने में दिक्कत हुआ क्या, ये क्या कर दिया, ये dr/dt कैसे आ गया। r को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट, तो चेन रूल तो लगेगा। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r², उसके बाद r का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। r का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dr/dt आ जाएगा, राइट। 3 से 3 हटा दो, चले गए वो लोग। तो कितना मिला आपको यहां से, एक्सप्रेशन देखो जरा अपनी, ये आता है आपका 4πr², 4πr², ठीक है। ये क्या है, dr/dt
इज इक्वल टू क्या है, k है। अब एक काम करें, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। dt को इसके पास सेंड कर दो, dr के पास r है, कांस्टेंट कभी परेशान आपको करता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब मिलेगा आप लोगों को 4 पाई, ठीक है, r स्क्वायर, ये भी ठीक है, dr, और k के पास हम सेंड कर रहे हैं dt को। चेक कर लो एक बार अच्छे से, 4 पाई r स्क्वायर dr एक तरफ, k dt एक तरफ। अब आपको इन्हें इंटीग्रेट करना है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो हम लोगों के पास आया था 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू, यहां था k dt। हमें करना है इंटीग्रेट ये एक्सप्रेशन को। ये इंटीग्रेशन का साइन दिन ब दिन बदलता क्यों जा रहा है, अच्छा बनाओ, ये भी अच्छा बनाओ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r क्यूब अपॉन क्यूब मतलब 3 इज इक्वल टू k dt, k कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हो तो kt हो जाएगा वो, एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आपके पास आया है इसे पता है क्या कहते हैं, इसे जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हमें इससे बात नहीं करनी, हमें इससे भी आगे जाना है। अब आगे जाने के लिए आपके पास जो ये कंडीशन वाला टेबल था ना, इस टेबल से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप t की वैल्यू 0 रखो और r की जगह पे 3 रखो और अपने c को फाइंड कर लो, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द कंडीशंस, और कंडीशन क्या थी आपकी, t0, r कितना 3 ही था, हाँ 3 था। इधर सब्स्टिट्यूट करो और c निकाल लो। चलो आओ साथ में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 4 पाई r क्यूब मतलब 9 है ना, एक 3 से एक 3 चला गया और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा कितना 36 पाई, बिल्कुल ठीक है। t क्या है 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 36 पाई आ गई। अब आपने इस इक्वेशन में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो आ जाओ, c की वैल्यू रखें। सो दिस इज 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू kt प्लस c क्या है 36 पाई। अब आपके पास ना नया सोल्यूशन ये आया है। हमने c को तो गायब कर दिया, लेकिन इन लोगों ने हमसे क्या पूछा था कि ये बताओ कि t सेकंड के बाद रेडियस क्या होगी, मतलब बेसिकली आपको रेडियस निकालना है। लेकिन ये वाला काम हो गया, इसकी कंडीशन आपने यूज कर लिया, आपने c निकाल लिया। अब इस कंडीशन को डालो और कुछ ना कुछ को हम फाइंड कर लेंगे। कंडीशन क्या है, t 3 है, r 6 है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन। चलो आओ, अब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 6 इस वाली इक्वेशन में। चलो आ जाओ, r कितना है 6, तो 4 पाई r 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू kt मतलब 3k प्लस 36 पाई, यहां पे रखा। ओके, अब क्या किया जाए, 3 1 जा 3 2 जा 6, वो चला गया, जाने दो उसे। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। ओके, एक काम करो, 3 को भी कॉमन लेके कैंसिल आउट करो। 3 1 जा, ये 36 था ना, ये क्या हो गया इसको, ये 36 था, 36 पाई था ये, ठीक है। अब क्या करो, 3 कॉमन ले लो, 3 ही कॉमन ले सकते हो यहाँ से। सो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, चीजें कुछ कैंसिल आउट हुई है। तो देखो कितना आया आपके पास, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 6 पाई, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा k, यहाँ पे बचा 12 पाई। यहाँ तक सब ठीक। अब एक काम करो, इस 12 पाई को यहाँ ले आओ माइनस में, डिवाइड में कहाँ ले जा रहे हो, माइनस में ले आओ। तो दिस विल बी 16 इंटू 6 क्या होता है, ये भी कर ले, 6 6 जा 36, 6 1 6 96, 96 पाई माइनस 12 पाई इज इक्वल टू k। ओके, अब 96 में से 12 गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, तो 84 पाई आपका k आ रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन से हमें k की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम इस इक्वेशन को और अपडेट करेंगे और k की वैल्यू भी रख देंगे। तो अब फाइनली जब आप k की वैल्यू रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल टू k। k कितना आया आप लोगों का, k आ रहा है 84 पाई, और ये t है, t भी लिख लेना, प्लस यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे 36 था, तो प्लस 36 पाई, राइट।
ये आपकी एक नई अपडेटेड इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन अभी तक आपका काम तो हुआ नहीं है, क्योंकि आपको तो 30 सेकेंड बाद क्या रेडियस होगी उस बैलून की ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। देखो ये पाई है, ये पाई और ये पाई, सारे पाई चले जाएंगे, हटा दो पाई को, ये पाई गया, ये वाला भी गया, ये भी गया। ठीक है, इस टी को ना साथ में लिख लो। अब 4 से अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये 4 गया यहाँ से, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा ये 4 1 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, तो कितना 21। राइट, यहाँ पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने आया। अब क्या किया जाए, अब एक काम करो, आर क्यूब यहीं रखो और ये जो 3 नीचे लिखा हुआ है ना इधर, इसको वहां ले जाओ। ठीक है, तो कितना आएगा ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, टी प्लस 3 9 जा 27, इतना। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 30 सेकेंड बाद रेडियस क्या होगी, लो बस आ गई रेडियस। मैम ये तो क्यूब है, हमें सिर्फ आर चाहिए, तो ठीक है ना, इस क्यूब को यहाँ ले जाओ, कितना मिलेगा, ये यहाँ से गया, इस पूरे की पावर 1/3, तो इतना यूनिट की आपकी रेडियस बन जाएगी। ये काम करवाया गया है आपसे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था। ठीक है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन याद रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और ये टेबल से आपको क्या मिलेगा इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि जो बैलून है उसका जो वॉल्यूम है वो टाइम के साथ ना कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, तो dv/dt इज इक्वल टू k, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए था, वो रख दो, डिफरेंशिएट करो और उसके बाद क्या इंटीग्रेट करो। उसके बाद जो कंडीशंस आई थी एक एक करके उन कंडीशंस को डालते चलो, आप रेडियस तक पहुंच जाओगे। इजी सा क्वेश्चन, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 20 देखिए, इन अ बैंक principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if rupees 100 double itself in 10 years. तो एक्सरसाइज 9.4 के इंट्रो में ही हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, तो उसके जैसा ही है और बहुत ही ज्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। तो सुनते चलो एक एक चीज को। सबसे पहला आपका काम है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ओके, तो प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, तो लेट P बी द प्रिंसिपल। आप क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, लेट P बी द प्रिंसिपल, लिख लो। फिर अब ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे dp/dt, ओके, एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, तो r% के रेट से ये हर साल इंक्रीज कर रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे r%, dp/dt इज इक्वल टू r%, लेकिन किसका, प्रिंसिपल का, तो r% ऑफ p। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। एक बार फिर से प्यार से चेक कर लो, क्या कह रहा है ये कि प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, तो हर साल जो भी आपका प्रिंसिपल है ना वो कितने से बढ़ता जा रहा है, r% से बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए r% ऑफ व्हाट, r% ऑफ p। ठीक है, इसलिए इस तरीके का इक्वेशन बना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रिंसिपल है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इसीलिए dp/dt ये बन गई आपकी डिफरेंशियल, राइट। तो इसे अच्छे तरीके से लिख लो, क्या बनेगा ये बन जाएगा dp/dt इज इक्वल टू r%, का मतलब है r/100 ऑफ p, मतलब इंटू p, तो यहाँ पे मैं rp लिख सकती हूँ, राइट। ये r क्या है, रेट। अब रेट तो कभी चेंज हो नहीं रहा, रेट तो वही है, फिक्स है, तो रेट को कैसे ट्रीट करोगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो एक काम करो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज को शिफ्ट कर देते हैं अपन, वेरिएबल सेपरेशन करना होगा, डिफरेंशियल तैयार है, वेरिएबल्स को सेपरेट करो अब। सो 100 dp/p इज इक्वल टू r dt। r आपका रेट है और रेट आपका हर साल वही है, तो रेट तो कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने वेरिएबल सेपरेशन में चेंज कर दिया है, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। लेकिन इससे पहले जरा बाउंड्री कंडीशंस भी बना लेते हैं अपन। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है यहाँ पे कि वैल्यू, आपको r की वैल्यू चाहिए अगर रुपीज 100 डबल करता है अपने आप को 10 सालों में। तो सबसे पहले आपने 100 रुपए जमा किए होंगे, तो जो 100 रुपए है वो इनिशियली जमा किए गए हैं। जब भी इनिशियल पीरियड की बात होती है तो उस समय पे आप टाइम लेंगे 0, ठीक है। तो ये आपका p क्या है, 100। फिर इनने ये कहा है कि आप तुम्हें बस r बता दो, और हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो 100 रुपीज है ना अपने आप को डबल कर लेते हैं,
कितने सालों में? 10 सालों में। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस आपको गिवन है, आपको बस आर बताना है। तो इस कंडीशन को आप बना के रख लो। अब जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं जिसका आप वेरिएबल सेपरेट कर चुके हो, इसे इंटीग्रेट करते हैं और आर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे लेके चलिए नेक्स्ट पेज पे, या फिर यहीं से देखो आप। चलो देखो क्या आया, ये इंटीग्रेट करो इसे। इंटीग्रेशन ऑफ 100 dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r dt, राइट। 100 बाहर लिख लो आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p क्या होता है? log mod p, ठीक है। r कांस्टेंट है, r dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? r t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, राइट। t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो t तो आएगा ही। अब यहाँ पे इन कंडीशंस को डालते हैं अपन और r की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास 100 रुपीज थे, मतलब आपका प्रिंसिपल था 100 इनिशियल टाइम पे। तो इनिशियल टाइम क्या है? 0। तो यहाँ पे t को 0 रखो आप लोग, t को रखो 0 और p को रखो 100 और निकाल लो अपने c की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करो, चलो। सो दिस इज 100 log p। अब 100 है, यहाँ पे मॉड लगाने की क्या जरूरत है? तो सिर्फ ऐसे ही लिख लो 100। ये सारे बेस e वाले लॉग है, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू t क्या है? 0, तो वो तो गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 100 log 100। यहाँ तक सब ठीक, राइट। अब इस एक्सप्रेशन में आप अपने c की वैल्यू को रखो और इसको एक नई एक्सप्रेशन बना लो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं अपनी एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन थी आपकी 100 log p, 100 log mod p इज इक्वल टू r t प्लस c, और c आया था 100 log 100। दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी? दूसरी कंडीशन ये गिवन थी कि 10 सालों में आपके 100 रुपीज डबल हुए हैं। तो 100 का डबल क्या होगा? 200। तो t की वैल्यू 10 और p की जगह पे 200 रखो और अपने r तक पहुंच जाओ। अब नई कंडीशंस में आपको क्या रखना है? t है आपका 10 और p है आपका 200। चलो रख देते हैं इसको भी और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 100 log p के जगह पे क्या? 200। अब मॉड बनाने की क्या जरूरत है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। r इंटू टी, तो r इंटू 10, 10r प्लस 100 log 100। अब ये सेम टर्म्स को यहां लेकर आ जाओ, दोनों log वाले टर्म्स है, इधर लेकर आओ। 100 कॉमन भी ले लो, तो कितना आ रहा है? log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू क्या? 10r, ठीक है। इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ r, और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 10, ठीक। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m अपॉन n, तो 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या आया? आपका r आया, ठीक। 0 से 0 चले गए, तो ये क्या है? log 2, और यहाँ पे बेस e ही है। आपके मैथ्स में आप जितने भी लॉग से डील कर रहे हो वो सब ई बेस वाले हैं, ओके। यहाँ पे log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाइए, जो आपको log m बाई n देता था, जिससे 2 0 चले गए, सिर्फ 2 आया। ये है आपका वो रेट जो आपको चाहिए था। लेकिन यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में इन लोगों ने आपको log बेस e2 की वैल्यू भी दी रखी है, दिया रखा है। कितना है वो? 0.6931। चलो आओ सब्स्टिट्यूट कर दें इसको अपन। सो 10 इंटू 0.6931, इतना ही था क्या? 0.6931, यस, इज इक्वल टू r। मल्टीप्लीकेशन करो 10 से, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका r कहलाएगा। तो आओ इतना भी सॉल्व कर ही लेते हैं अपन। क्या बनेगा? एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.931। ये है आपका रेट इस क्वेश्चन में। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आप क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीख पा रहे हैं। इन कंडीशंस का कैसे हेल्प लेना है ये चीज भी समझ में आ रही है, ओके। साफ साफ क्वेश्चन ने कहा था कि प्रिंसिपल इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dp बाई dt। अब r रेट है ना इसका, एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, ओके। तो r% किसका? r% प्रिंसिपल का, तो r% ऑफ p आप लिखेंगे।
फिर डिफरेंशियल को बनाया, वेरिएबल को सेपरेट किया। उसके बाद ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वहां पे कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस की हेल्प से आप उस अननोन वेरिएबल तक पहुंचेंगे। तो कंडीशन ये रखी थी यहाँ पे कि आर बता दो, और हम आपको ये कह रहे हैं कि 100 रुपए जो है ना 10 सालों में डबल हो रहे हैं। अब 100 रुपए का तो टाइम बताया ही नहीं, मतलब वो इनिशियल पीरियड है, तो टाइम 0 पे आपके पास प्रिंसिपल था 100 रुपीज, 10 ईयर्स आफ्टर वो 200 हो रहा है। धीरे धीरे एक एक वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चले और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपका रेट मिल गया। दैट्स इट। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसी के जैसा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, अब उसको भी देख लेते हैं। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन 21 को देखो, और ये 21 क्वेश्चन 20 जैसा ही है, बहुत इजी है, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, सो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। वहां पे क्या था, R% था, यहाँ तो और भी ज्यादा इजी कर दिया है। यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया है कि जो ये रेट होता है ना, ये क्या है, कांस्टेंट होता है। तो हर साल आपका प्रिंसिपल 5% से बढ़ता जा रहा है। ओके, चलो ठीक है। An amount of ₹1000 is deposited with this bank। तो सबसे पहले आप गए बैंक में, तो जब भी इनिशियल पीरियड की बात होती है तो उस समय पे आप टाइम क्या लेते हैं, 0। तो जब आपका टाइम 0 था तब आपने कितने रुपए डिपॉजिट किए, तब आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए, मतलब P आपका 1000 है। उसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, तो T कितना ले लो, 10, प्रिंसिपल कितना होगा ये आपको बताना है। बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, पूरा आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, जल्दी जल्दी समझते चलो और खत्म कर दो। जो कंडीशन है जिसके थ्रू आप आंसर लाओगे, वो कंडीशन आई होप आप बनाना सीख गए हो। अब बात हम कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लाइन काफी है, पहली यहां से लेके यहां तक, जिससे आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को बना लोगे। क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल की बात की गई है, और जो आपका प्रिंसिपल है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, लेट P बी द प्रिंसिपल, वही कहानी जो अभी तक करते आए आप लोग। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो लिख ही लेते हैं, लेट P बी द प्रिंसिपल। P क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, मतलब आपका प्रिंसिपल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता जा रहा है। तो आप लिखेंगे dp/dt। ओके, और कैसे चेंज हो रहा है, 5%। तो 5% किसका, 5% P का, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो 5% बढ़ता जा रहा है। तो ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो dp/dt इज इक्वल टू 5% ऑफ P। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, अच्छी सी इक्वेशन बनाओ, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, कंडीशंस को रखो, आंसर तक पहुंच जाओ। क्या आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे? चलो आओ थोड़ा सा और बताती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को। सो यहाँ लिखोगे dp/dt इज इक्वल टू 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, और 5/100 इंटू P जरूर लिख देना। यहाँ पे ऐसा मत करना कि सिर्फ 5% ही लिख के आप चले आए और यहाँ पे P ना लिखे, वरना फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि किसका 5%, प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे P लिखना ही है। ओके, सो इतना हो गया। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें इसको, 5 1 जा 5 2 जा, मतलब P/20। अब क्या करें, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी खासी तैयार है आपके सामने, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। आओ जरा वेरिएबल सेपरेट करें, ये गया वहां पे। सो 20 dp/P इज इक्वल टू क्या आया, dt आया। वेरिएबल्स हो गए सेपरेट। अब कर दीजिए आप लोग इंटीग्रेशन, राइट, 1/P का इंटीग्रेशन। अब तक तो कितनी बार आप इंटीग्रेट इसे कर चुके हो। चलो आओ जरा इसका डिस्कशन ले लें अपन। 1/P का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/P इज log mod P। ठीक है, तो दिस विल बी 20 log mod P इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t, फिर साथ में कौन आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये आंसर आ गया आपके पास। आपको क्या चाहिए, आपको तो P चाहिए 10 ईयर्स आफ्टर, राइट। तो ये जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस को एक एक करके रखते चलो और आंसर तक पहुंच जाओ। सबसे पहले क्या करें, इनिशियल कंडीशन, जब आपका T 0 था तब आपका P कितना था, 1000। चलो सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे कितना आएगा, 20 log mod P मतलब 1000। ओके, इज इक्वल टू टाइम तो 0 है, तो C कितना आ गया,
20 log 1000 आ गया। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो आप लोग, चलो आओ यहां सब्स्टिट्यूट करें अपन। सो हमें मिल रहा है 20 log mod p इज इक्वल टू t प्लस c कितना है 20 log 1000, तो 20 log 1000। ओके, यहां तक कोई परेशानी, सब ठीक है। अब सुनो, जितने भी लॉग वाले टर्म्स है ना उसको एक तरफ लिख लेते हैं। ओके, लॉग वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लो, आ जाओ। ये यहाँ पे आया 20 हमने साथ में कॉमन ले लिया, सो दिस इज लॉग मॉड p माइनस लॉग क्या लिखोगे 1000 लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपका टाइम है। अब इनने कहा है यहां पे रुको, दूसरी कंडीशन लगाने से पहले log m माइनस log n लगा दो। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो चलो रख देते हैं अपन इसको। सो 20 यहां पे मिलेगा log mod p डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू टाइम t। ठीक, यहां पे log की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, log m माइनस log n क्या कहती है वो, log m अपॉन n। अब इस कंडीशन को रखो कि 10 साल बाद आपका पैसा कितना होगा, तो t इज इक्वल टू 10 वहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और बता देते हैं इनको। सो 20 आपने लिखा log mod p डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू टाइम कितना है 10, ठीक है, 10 ईयर्स आफ्टर की बात कर रहे हैं ना। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो log mod p बाय 1000 इज इक्वल टू, एक काम करो इस 20 को ना यही लेके आ जाओ, तो ये क्या बना 1/2 बन गया, ठीक है, इसको हटाओ, ये बना आपका 1/2। अब 1/2 को मैं और अच्छा 0.5 लिख सकती हूँ, ठीक है, और आप लोग जानते ही हो जब यहाँ लॉग लिखा है, यहाँ कोई एक्सप्रेशन लिखी है, इस लॉग को हटाओगे तो ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, तो यहाँ मिलेगा p अपॉन 1000 इज इक्वल टू e टू द पावर 0.5। ओके, सो p कितना आएगा, p आएगा 1000 इंटू e टू द पावर 0.5। तो 10 सालों बाद आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 1000 इंटू e टू द पावर 0.5। और क्वेश्चन में आपको ना इसकी वैल्यू भी गिवन है, देखो e टू द पावर 0.5 कितना है 1.648, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे और फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो p इज इक्वल टू 1000 इंटू क्या था वो 1.648, ठीक है। सो e टू द पावर 0.5 की वैल्यू क्या है 1.648, कर दो इसका मल्टीप्लिकेशन, कितना आ रहा है 1648, ये आ रहा है अमाउंट आपके पास। सो ये था आपका क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था, सारी वैल्यूज गिवन थी, कंडीशंस के साथ आप खेलना सीख चुके हो कि जो भी आपको कंडीशन स्टार्टिंग में गिवन है, जितना भी आपको मनी स्टार्टिंग में गिवन है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर गिवन था। उसके बाद टेबल बना लेना, जनरल सोल्यूशन, देखो ये तो हर जगह कॉमन ही आ रही है इक्वेशन, आपने 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए अभी तक, ओके, हर बार ऐसा ही था, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, इन कंडीशंस की हेल्प से जो जो चीजें आपको चाहिए थी वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से भी इजी था, बस वैल्यूज को रखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने है। ठीक, चलो इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 22। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन 22 देखो, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आपका बैक्टीरिया काउंट आ रहा है। The number is increased by 10% in 2 hours. धीरे धीरे रीड करना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? अब इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ना। सबसे पहले जो जो कंडीशंस आपको गिवन है उसका एक टेबल बना लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले इनने बोला है आपको कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया काउंट कितना आ रहा है 1 लाख, मतलब इनिशियली आपके बैक्टीरियाज कितने हैं 1 लाख है। और जरा बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनिशियली मतलब टाइम जब 0 था तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ बैक्टीरियाज सपोज कितने थे 1 लाख थे, 1 2 3 हाँ 5 0, ठीक है, 1 लाख 10 की पावर 5 लिख दो, अदरवाइज ऐसे लिख दो, अच्छे से ही लिख देते हैं अपन, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में जब आपका टाइम 0 था, इनिशियल पीरियड पे कितने बैक्टीरिया थे 1 लाख थे,
उसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे बाद जितने आपके बैक्टीरियाज थे ना वो 10% बढ़ गए। ठीक है, कितने बैक्टीरियाज थे? 1 लाख बैक्टीरियाज थे। ओके, 1 लाख बैक्टीरियाज 10% से इंक्रीज हो गए हैं। तो 10% किसका लोगे? 10% 1 लाख का ही तो लोगे, है ना। इनिशियली 1 लाख बैक्टीरियाज थे, 2 घंटे बाद 10% इंक्रीज हो गए। तो 10% किसका? 10% इनिशियल वालों का। तो 10% इनिशियल बैक्टीरियाज का निकाल के इसमें ऐड करना, तो 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरियाज हो गए वो पता चल जाएगा। आओ जरा इसका 10% निकालें। तो 10% मतलब 10/100 इंटू 1 लाख। ठीक है, 2 0 से 2 0 चले गए, तो कितना आ रहा है ये? 10,000। ये 1000 इंटू 10, 10,000। ठीक है, तो 10,000 बैक्टीरिया आपके इंक्रीज हुए हैं। पहले कितने थे? 1 लाख थे। 1 2 3 4 5, 10,000 इसमें ऐड करो, 2 घंटे बाद इतने इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड करो 1 2 3 4 1, सो इतना आ रहा है आपके पास बैक्टीरिया काउंट अब। ठीक है, 10% जब इंक्रीज हुआ तो किसका 10%? इनिशियल बैक्टीरियाज के नंबर का। इनिशियली कितने थे? 1 लाख। तो 1 लाख में 10% इंक्रीज करो 1 लाख का, तो ये इतना आ गया। कितना? लिख लो इसे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 11, राइट, इतना हो गया। अब क्या बोला इनने? इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो अब आपको टाइम नहीं पता, कितने समय बाद बैक्टीरियाज का काउंट 2 लाख हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, टेबल बन गया। ये टेबल समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सब ठीक है, राइट। ओके, सो टेबल हम बना चुके हैं मैम, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बारी है। ठीक, टेबल क्लियर है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे आओ। ये लोग कह रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बी y। ठीक है, क्या लिख दें अपन? लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज बी y। मान लो y बैक्टीरियाज है। ठीक है, अब ये बैक्टीरियाज टाइम के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो रेट ऑफ ग्रोथ जब भी रेट आए तो d/dt तो आप लिखेंगे। टी क्यों लिखा है? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इनका रेट बढ़ रहा है। किनका? बैक्टीरियाज का। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज इज प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल आप लोग जानते हो, ऐसे ही बनाते हैं। इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। कितने हैं? y। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने कहा कि नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने हैं? y है, लेकिन इनका जो रेट है ना बढ़ने का, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और कैसे? ये प्रोपोर्शनल है अपने नंबर के। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट। ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जानते हो मैथ्स में जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा dy/dt इज इक्वल टू ky। ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करें? डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, अब आपको सॉल्व करना है, राइट। तो वेरिएबल सेपरेट किए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वेरिएबल्स का सेपरेशन करते हैं। सो dy/y इज इक्वल टू k dt। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम क्या? देखो y को यहां सेंड किया, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पास मैंने dt रख दिया। ठीक है, सो dy/y इज इक्वल टू k dt। दोनों तरफ क्या कर दो? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। जब एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो नेक्स्ट काम आपका इंटीग्रेशन का ही होता है। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/y का इंटीग्रेशन log mod y होता है। k dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? kt, ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहां तक कोई परेशानी? देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कितने आसानी से बन गया, राइट, कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है बैक्टीरिया का दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। हमने कह दिया था कि मान लो y बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, तो ये y बैक्टीरियाज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो dy/dt कैसे थे? प्रोपोर्शनल थे अपने ही रेट से, अपने ही ग्रोथ से। तो dy/dt प्रोपोर्शनल टू y। वेरिएबल्स को सेपरेट किया, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, सेपरेट किया, इंटीग्रेट कर दिया। अब बारी है कंडीशंस को रखने की, क्योंकि इन लोगों ने आपसे पूछा है कि कितने समय बाद बैक्टीरियाज का काउंट
2 लाख हो जाएगा। ओके, तो वहां तक पहुंचने से पहले आपको सी निकालना पड़ेगा, के निकालोगे, उसके बाद आप अपने आंसर तक पहुंचोगे। तो अब ये सब वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक एक करके कंडीशंस को रखते चलो। पहली इक्वेशन ये थी आपके पास। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब t 0 है तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने हैं, 1 लाख। ये नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, y से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑलरेडी वहां बता चुकी हूँ, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन। तो जब आपका t 0 है तो y कितना है, 1 लाख है, रख दो यहाँ पे। सो दिस विल बी log 1 2 3 4 5। अब यहाँ मॉड बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, इज इक्वल टू k इंटू 0 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log, फिर 1 लाख। ओके, अब इस c की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छा वाला लिख के खत्म करते हैं। सो दिस इज log mod y इज इक्वल टू kt प्लस c। c कितना है, log 1 लाख। ठीक है, सब ठीक है यहाँ तक। अब क्या करो, अब एक काम करो, सेम टर्म्स को ना एक साथ लेके आ जाओ। इसको यहां लेकर आएंगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, log mod y माइनस log क्या, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू kt। अब जो भी सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे ना इस एक्सप्रेशन में करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी लग सकती है। कौन सी, log m माइनस log n। आओ जरा उसे भी लगा देते हैं वहां पे। तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे ध्यान से देखना, log mod y डिवाइडेड बाय 1 लाख, राइट, इज इक्वल टू क्या है, kt। अब यहां पे नेक्स्ट कंडीशन को रख दो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब आपका टाइम 2 था तब बैक्टीरिया का काउंट कितना आया, इतना। ठीक है, चलो इसे लेके चलते हैं। तो जब आपका टाइम कितना था, 2, तो y कितना आ गया है, कितना था y, ठीक है, इतना था। रखो यहाँ पे वैल्यूज को और जरा कैलकुलेशन लेके आओ कितनी आएगी। सो log y की जगह पे इसे रखो डिवाइडेड बाय कितना, 50, ठीक है, इज इक्वल टू t की जगह पे 2, सो 2k। यहां तक सब ठीक है। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल कर दो। तो यहां से 4 0, यहां से आपके 4 0 चले गए, तो 11/10 आपके पास बचता है। ओके, 11/10। हमें तो k चाहिए, तो एक काम करो, इस 2 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दो। इस 2 को भी यहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपन, तो दिस विल बी 1/2। अब आप अपने एक्सप्रेशन में जाके इस k की वैल्यू को रख के आ जाओ। ठीक है जी, रख देते हैं, आ जाओ। सो अब जो न्यू अपडेटेड इक्वेशन आपके सामने आई है दैट इज log क्या, यहीं पे लिख दें क्या, यहीं पे लिख दो ना, log mod y डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू k कितना आया है, हाफ log 11/10 इंटू t। ओके, इतना सब ठीक है। हमने क्या किया, इसमें जाके अपने k की वैल्यू रख दी। अब इनने क्या बोला है कि कितने समय बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, 2 लाख। तो बस ठीक है, आ जाओ जरा, बस आंसर मिलने ही वाला है। हमें t चाहिए, बैक्टीरिया कितने बोले, 2 लाख। आओ रखें यहाँ पे। सो दिस विल बी log 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओके, सब सही है ना, जीरोस काउंट कर लेना एक बार, इज इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू t। ये 5 0 चले गए, ठीक है, ये सब चला गया यहाँ से। log 2 आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बेस में e है। ओके, अब ये मल्टीप्लिकेशन में पूरा, यहाँ आएगा डिवीजन में। तो दिस विल बी log 2 डिवाइडेड बाय हाफ log 11/10 इज इक्वल टू t। अब ये हाफ यहाँ कहाँ अच्छा लग रहा है, इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे आप लोग तो ये बन जाएगा 2 इधर। तो आंसर आ रहा है कि t जो आपके नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं 2 लाख, वो कितने समय बाद हो रहे हैं, वो इतने समय बाद हो रहे हैं। दैट इज 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। और इसमें और कोई वैल्यूज तो आई डोंट थिंक आपको गिवन है, तो वो ही आपका फाइनल आंसर है।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के आपने इस टेबल को तैयार करना है। अगर ये टेबल आपने बना लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन आप सच में बना ही लेंगे, क्योंकि क्या बोला, एक छोटी सी लाइन है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज प्रोपोर्शनल है कितने बैक्टीरियाज है। बस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कांस्टेंट आ जाएगा। फिर एक एक करके बस कंडीशंस को डालते चलो और आप अपने उस टाइम तक पहुंच जाएंगे जब आपका बैक्टीरियाज कितने रीच कर रहे हैं, 2 लाख रीच कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप समझ गए हैं, सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। जनरल सोल्यूशन निकालना है आप लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप जानते हो जनरल सोल्यूशन में क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाला है। यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कंडीशन आपको गिवन है नहीं। चलो ठीक है, इतना क्यों ही सोचे अपन, आ जाओ। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा सही आंसर है इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। तो ठीक है, सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी है, dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। अच्छा, तो जरा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत है क्या? dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x e टू द पावर y। दोनों के जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, राइट? तो पावर्स एडिशन के फॉर्म में थी, तो मैंने उन्हें अलग अलग कर दिया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। ये सब तो हम जानते ही है ना, a टू द पावर m प्लस n क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम पावर ऐड, राइट? तो यहाँ पे पावर एडिशन में था तो मैंने इसे अलग अलग कर दिया। अब मैं आसानी से यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकती हूँ। तो चलो आ जाओ, y वाले टर्म्स किसके पास पहुंच जाएंगे, dy के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ डिवीजन में जाएगा। e टू द पावर x यहीं पे है और dx को आप वहां लेकर आ गए, काम खत्म, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। ओके, अब ये 1/e टू द पावर y का इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं है, सही बात है। तो एक काम करो, इस e टू द पावर y को ना ऊपर ले चलते हैं। तो इससे जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस y। ये रहा आपका इंटीग्रेशन का साइन। ओके, सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x। e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y। लेकिन ये बताओ मुझे, e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप कहोगे मैम बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बस y के आगे जो नंबर लिखा है ना वो डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पे y के आगे क्या है, -1, तो डिवाइड बाय -1 कर देना, दैट्स इट। ओके ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये मिलेगा आपको -e टू द पावर -y। e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन e टू द पावर -y, और ये जो माइनस है ना ये डिवीजन में गया तो यहाँ लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक ही चीज है। ओके जी, इज इक्वल टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, कौन आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज c। ओके, अब एक काम करो, इसको ना यहाँ लेकर आ जाओ, तो ये क्या बनेगा, -e टू द पावर -y माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू c। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। जितने भी e वाले टर्म्स हैं सब पॉजिटिव में है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक काम करो, नेगेटिव के साइन को कॉमन लो और यहाँ पे सेंड कर दो। ठीक, तो क्या बनेगा, ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -y इज इक्वल टू -c। चेक करो क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? आप कहोगे मैम c तो सारे पॉजिटिव है, आपका ये नेगेटिव आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, c क्या है, कांस्टेंट, -c क्या होगा, कांस्टेंट। तो मैं क्या इसे रिप्लेस करके c बोल सकती हूँ, जहां पे मैं कह सकती हूँ कि जो कैपिटल C है मेरा दैट इज -c1, राइट? तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, कांस्टेंट से तो आप ऐसे ही खेल सकते हो। तो ये आ रहा है आपका आंसर। अब चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -y, बिल्कुल है, इज इक्वल टू c। दैट इज ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्या इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुई आपको? आसानी से आपने सॉल्व किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट के साथ थोड़ा सा खेल के अपने क्वेश्चन को खत्म किया। ओके
सो आई होप 9.4 एक्सरसाइज के अपने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। आप एक एक चीज यहाँ पे समझ चुके हैं, चाहे स्टोरी प्रॉब्लम्स हो, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो या जनरल सोल्यूशन हो। हमने 9.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है इस वीडियो के साथ। आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ मैं मिलूंगी। टिल देन आप इन सारे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको जाना है, एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। क्लास 12 पे कीजिए क्लिक। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, यहाँ जाना है, वॉच नाउ पे कीजिए क्लिक। देन एक पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एकदम सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज मिल जाएगा। आप जिस भी एक्सरसाइज को, जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हैं, बस उसके लिंक पे करना है क्लिक। आप तैयार है पढ़ने के लिए? ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को आपको शेयर करना है, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।